Welcome back to our business studies class. In the previous video, we began exploring Henry Fayol's 14 principles of management, and we have already covered the first 5 principles that lay the foundation for effective and efficient management. In today's session, we are going to continue with the remaining principles, which are equally essentials for building a strong organizational structure and maintaining discipline, unity, and proper coordination within a business. These principles are not just theoretical, they are practical, time tested ideas that are still relevant in today's worlds of management. So make sure you understand them not just for exams but also for real life application. अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दो लोगों ने दिए थे, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने. हमने स्टार्ट किसके करे है? हेनरी फ्योल के. उन्होंने हमें प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट दिए थे और उन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे. हेनरी फ्योल के बारे में हमने पढ़ा था फिर, राइट? उसके बाद फिर हमने उनके 14 प्रिंसिपल्स को याद करने के लिए एक एक्रोनिम बनाया था, डैड श्योरस कोजी. अब ये जो 14 प्रिंसिपल्स हमें दिए थे उनमें से हमने 5 पढ़े थे. उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से 5 हमने पढ़े थे. सबसे पहले हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क. जब काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और हर आदमी अपने स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट बन जाता है तो एफिशिएंसी टॉप लेवल हो जाती है. सिंपल स्पेशलिस्ट का काम स्पेशलिस्ट को करने दो. डिसिप्लिन मतलब रूल्स फॉलो करना, रिस्पेक्ट देना और टाइम पे काम करना, ये सब डिसिप्लिन का पार्ट है. विदाउट डिसिप्लिन एक भी टीम टिक नहीं सकती. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉस बनना है तो सिर्फ पावर नहीं, जिम्मेदारी भी चाहिए. अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना जरूरी है. फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ा था. एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए. अगर हर कोई ऑर्डर देगा तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा. फिफ्थ हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. जब पूरी टीम एक कॉमन गोल के लिए काम करती है अंडर वन प्लान एंड वन हेड तो सक्सेस गारंटीड है. अलग अलग डायरेक्शन में भागने से काम बिगड़ता है, राइट? अब हम जो आज रहते हैं हम वो 5 प्रिंसिपल को छोड़कर बाकी सारे प्रिंसिपल्स आज कंटिन्यू करेंगे. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इस प्रिंसिपल का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हमेशा इंडिविजुअल एम्प्लॉय के पर्सनल गोल से ऊपर होने चाहिए. अगर पर्सनल इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट में क्लैश हो तो कंपनी का इंटरेस्ट पहले आएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल टीम है. एक प्लेयर रोहन सिर्फ अपने गोल बनाना चाहता है ताकि वो मैन ऑफ द मैच बन जाए. पर अगर टीम को जीतने के लिए बॉल किसी और को पास करनी चाहिए तो उसे करनी चाहिए ना. वही मैनेजमेंट में भी होता है. अगर एक एम्प्लॉय सिर्फ अपना फायदा सोचे, जैसे लेट आकर काम छोड़ देना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन को कम कर रहा है या हार्म करेगा. कंपनी की सक्सेस के लिए सबको मिलकर काम करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी में एक एचआर है जहां मैनेजर ने अपने कजन को जॉब देना चाहता है पर वो कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड ही नहीं है. अगर उसको जॉब मिल भी गई तो कंपनी का काम अफेक्ट होगा. यही पॉइंट है. कंपनी की सक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने पर्सनल रिलेशन या फायदे नहीं. अगर सब अपना पर्सनल इंटरेस्ट फॉलो करे तो कंपनी का डिसिप्लिन बिगड़ जाता है. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट और गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिवेल अपॉन, मतलब वो प्रायोरिटाइज करने चाहिए पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल या फिर एम्प्लॉयज. As per Fayol, employees should sacrifice their personal interest for the organizational interest. अपने personal interest को तुम sacrifice करो अगर organizational interest ज़्यादा important है. Okay, this is because interest of various stakeholders, owners, shareholder, creditors, debtors, society can't be sacrificed for just one individual. जहाँ ज़्यादा बड़ा group है उनका इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के. अंडरस्टूड? अगर मेरी कंपनी में ये फॉलो हो रहा है तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे? मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, इफेक्टिवली टाइम पे होंगे और कोऑर्डिनेशन रहेगा हमेशा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में कि सब लोगों को फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें करना क्या है. सबको पता है कि उन्हें करना क्या है, राइट? क्योंकि सब लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स वर्क कर रहे हैं. अगर ये चीज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुई तो नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बीच में और एम्प्लॉय सफर करेगा लॉन्ग रन में. अंडरस्टूड?
Now moving on to the next one, remuneration of employees and personnel. मतलब employees को ही personal कहते हैं। अब इसमें हम क्या बोलते हैं कि हर employee को उसके हिसाब से आपको satisfactory एक पेमेंट देनी चाहिए। ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है employees को उनके काम के हिसाब से एक फेयर और रीजनेबल सैलरी मिलनी चाहिए ताकि उनका मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों हमेशा हाई रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक डिलीवरी बॉय हो, ठीक है, अगर मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और अगर मैं दिन भर गर्मी में पैकेजेस डिलीवर कर रही हूँ पर एंड में मुझे सिर्फ 50 रुपए मिल रहे हैं, तो अगले दिन तुम्हें कितनी एनर्जी से काम करोगे? नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए अगर कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉय दिल से काम करे तो उनको उनके काम के हिसाब से सही रिवॉर्ड मिलना चाहिए, चाहे वो सैलरी हो, इंसेंटिव हो और अच्छे वर्किंग कंडीशन। एक और एग्जांपल ले सकते हो, एक फैक्ट्री में वर्कर है और वो 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहा है। वो मोटिवेट कैसे रहेंगे? शायद स्ट्राइक भी कर दे अगले दिन। बट अगर कंपनी फेयर सैलरी देगी तो वर्कर्स भी ईमानदारी और डेडिकेशन से काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द एम्प्लॉय शुड बी पेड फॉर वेजेस विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब एटलीस्ट एक इंसान को आप इतना तो पे करो कि वो अपनी एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाए। ये नहीं कि वो सिर्फ खाना भी नहीं खा पा रहा, फूड, शेल्टर, लाइफ तो प्रोवाइड हो एटलीस्ट उसे। ऑल द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। अब कंपनी अपनी पेइंग कैपेसिटी में ही सामने वाले को पे करे। अगर उनकी पेइंग कैपेसिटी है ही नहीं 50,000 रुपए भरने की और एम्प्लॉय आके 50,000 डिमांड कर रहा है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए कि कंपनी अपनी पेइंग कैपेसिटी में पे करे और एम्प्लॉय अपने काम के हिसाब से एक फेयर रेम्यूनरेशन डिजर्व करता है। Remuneration should be just and equitable. This will ensure congenial atmosphere and good relations between workers and managers. Congenial मतलब pleasant environment. Working conditions अच्छी होगी तो दोनों के बीच में relations भी अच्छे रहेंगे। अगर remuneration of employees अच्छे से set है और कंपनी और एम्प्लॉय दोनों सेटिस्फाइड है तो एम्प्लॉय गेट्स मोटिवेटेड, डिवोशन और कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज विल ऑल्सो इम्प्रूव। बट अगर ये मेरी कंपनी में नहीं है तो हमारे एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के जाएंगे क्योंकि उन्हें जहां बेटर सैलरी या वेजेस मिलेंगी वो वहां चले जाएंगे मेरी कंपनी को छोड़ के, क्योंकि वो लोग डीमोटिवेटेड और डिससैटिस्फाइड फील कर रहे होते हैं अपनी वेजेस से या अपनी सैलरी। नाउ मूविंग ऑन टू सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। सेंट्रलाइजेशन में मेजर डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेती है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भी कुछ डिसीजंस लेने का अधिकार होता है। इमेजिन करो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में और उनके ब्रांचेस दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में भी है। अगर हर डिसीजन मुंबई से ही आएगा छोटी छोटी चीजों का भी तो काम स्लो हो जाएगा। अगर ब्रांच मैनेजर को कुछ अथॉरिटी दी जाए कि लोकल हायरिंग या कस्टमर सर्विस डिसीजन तो काम तेज और बेटर होगा। यही डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब तुम डिसीजन मेकिंग की पावर नीचे तक दे देते हो। पर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे बजट अप्रूवल या कंपनी पॉलिसी वो टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहना चाहिए, राइट? तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन कि आपको कितना सेंट्रलाइज्ड रखना है और कितना डिसेंट्रलाइज्ड करना है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती रहती है वैसे वैसे लोग ज्यादातर डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि अमाउंट बढ़ जाता है हर चीज का, लोगों का, काम का, हर चीज का, तो बांटने से काम जल्दी होता है। Understood. Now here it is written as the concentration of decision making authority जो होता है by the top management is called centralization. Whereas अगर आप उसी को ही divide कर दो उसे हम बोलते हैं decentralization. An organization can never be completely centralized or decentralized. ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी organization में सिर्फ और सिर्फ centralization ही हो या decentralization हो। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड रखती है और जो डे टू डे वर्किंग में डिसीजन लेने की पावर होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड कर देते हैं। As it grows in size and complexity, there is a tendency to move towards decentralized decision making. There should be a balance between centralization and decentralization. हाँ, फ्योल ने हमें बोला था there is a need to balance subordinate involvement. मतलब नीचे लेवल वाली मैनेजमेंट का भी आपको जो इन्वॉल्वमेंट करना है उसमें एक आपको बैलेंस रखना है विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ताकि मैनेजर अपने पास में कोई ना कोई फाइनल अथॉरिटी रखे डिसीजन
मेकिंग को लेने के लिए। अब अगर मेरी फर्म में सेंट्रलाइजेशन होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है और स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। बट अगर मेरी फर्म में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं चल रहा है और मैंने पूरा ही सेंट्रलाइज की, मैं ही करूंगी सब कुछ, तो डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाएगा, क्योंकि सब लोग सिर्फ एक ही बंदे का वेट कर रहे हैं, अच्छा ये बताएंगे तब हम काम करेंगे। ऐसे नहीं होता है ना, कुछ तो हमारे पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम छोटे छोटे कामों के लिए अपने डिसीजन ले पाए। और अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, सबको बोल दिया सब अपनी मर्जी से चलो, तो सब लोग अपनी, जब आपने सभी को पावर दे दी टू टेक डिसीजन, तो लोग उसका मिसयूज करेंगे। अंडरस्टूड? व्हाट इज स्केलर चेन? स्केलर चेन क्या होता है? एक फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक कम्युनिकेशन की एक लाइन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में सेट होती है कि कैसे कोई एक सबऑर्डिनेट या सुपीरियर एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए सबसे बड़ा सुपीरियर है यहाँ पर, और ये सब इसके नीचे 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 वाले क्या है, सबऑर्डिनेट। सपोज ए ने ऑर्डर दिया कुछ बी को, बी ने जाके वो सी को बताया, सी ने जाके वो डी को बताया, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। और अगर अब मैं आपको बोलूं कि अगर डी को ई से बात करनी है तो वो कैसे करेगा, वो सी को जाके बताएगा, फिर सी बी को जाके बताएगा, फिर बी ए को जाके बताएगा और ए ई को जाके बताएगा। मतलब एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई एब्रप्टली किसी से जाकर बात नहीं कर सकता। अगर ये होती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहती है, हर किसी को पता होता है कि उन्हें ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस से सुनने हैं, ठीक है, हार्मनी बनी रहती है, ऐसे खिचखिच नहीं होती कि किसको किससे ऑर्डर्स लेने, किसको किसको ऑर्डर देने। यहाँ पे सबकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड रहती है। अब होता क्या है, जो सबसे ऊपर होता है उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है और जो सबसे नीचे होते हैं उनके पास सबसे कम अथॉरिटी होती है। बट इन लोगों के पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इनके पास सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट मीन्स अथॉरिटी बढ़ती जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी घटती जाती है। अंडरस्टूड? अब हमें यहाँ पर दे रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ कमांड दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक कमांड होती है चेन की जो ऊपर से लेके नीचे तक आती है। अब स्केलर चेन इज द चेन ऑफ सुपीरियर रेंजिंग फ्रॉम हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अथॉरिटी से हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी पे, वो सबसे टॉप लेवल पे, जिनके पास लो 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 होती जाती है वो धीरे धीरे मैनेजमेंट लेवल भी उनका कम होता चला जाता है। अंडरस्टूड? ये हमें दिखाता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। हाउएवर, अब मैंने आपको बोला कि अगर दो मैनेजर सेम लेवल पे है और अगर उन लोगों को आपस में बात करनी है तो जरूरी नहीं है पहले ये टॉप पे जाएगा और फिर वो वापस यहाँ पर आएगा, नहीं। अगर इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आ गई है तो ये दोनों आपस में जाकर भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ कब, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में। अब वो जिस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। However, in case of emergency, fuel permitted a shortcut in the chain known as gangplank. Gangplank allows direct communication between two employees at the same level. It is a shorter route which is provided so that the communication is not delayed. For example, मेरे पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, मैं बाहर चली गई, अब मैं एक जो बीच का जो था पर्सन वो मिसिंग हो गया, अब मुझे अगर कम्युनिकेट करना है वो कम्युनिकेशन की चेन टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जब ब्रेक हो गई तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स अगर इसको इससे जाके कम्युनिकेट करना है और मैं अवेलेबल नहीं हूं तो वो सेम लेवल के एम्प्लॉय आपस में जाकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन होगा तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, एक स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड रहती है कि हाँ ये काम आपका था तो ये काम आपको ही करना है। यूनिटी ऑफ कमांड रहती है क्योंकि सबको पता होता है कि हमें किससे अपने ऑर्डर्स लेने हैं। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन नहीं होता है तो ऑर्डरली डायरेक्शन नहीं होगी, किसी को भी नहीं पता होगा कि किस फ्लो में हमारी कम्युनिकेशन चलेगी और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स नहीं कर पाते। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है कि सही लोग, सही सामान, सही जगह पर अवेलेबल होना जरूरी है। जैसे अगर आपके पास किचन के ग्रोसरीज आइटम है तो आप एक्सपेक्ट क्या करोगे कि वो आपको किचन में ही मिले, चाहे मैं अवेलेबल हूं बताने के लिए ना हूं। बट अगर मेरे पीछे से कोई बंदा मेरे घर पे आता है तो उसे पता होना चाहिए बेसिक
लाइक बाय डिफॉल्ट कि हाँ ग्रोसरी आइटम्स अवेलेबल कहाँ होंगे, किचन में। मेरी बेडशीट वगैरह कहाँ अवेलेबल होगी, मेरी बेडरूम में। मेरे वार्डरोब में क्या मिलेंगे, मेरे कपड़े। तो ऐसे हर जगह के लिए हर एक सामान होता है, राइट। ऐसे ही हर सामान के लिए हर एक जगह अवेलेबल होना जरूरी है। अगर वो सामान की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मटीरियल ऑर्डर। मटीरियल मतलब सामान के लिए। और अगर हम वो लोगों के लिए बात करते हैं तो हम उसे बोलते हैं सोशल ऑर्डर। अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है तो ये नहीं आप उसको सेल्स डिपार्टमेंट में बिठा दोगे, नो। आप उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही उसकी एक सीट असाइन करोगे, ताकि उसे डेली ये ना सोचना पड़े मुझे कहाँ जाकर बैठना है। उसे पता है ये मेरा डेस्क है, मुझे डेली आकर यही बैठना है, मुझे यहीं आकर काम करना है। अंडरस्टूड। और हर पोजीशन के लिए हर एक ह्यूमन रिसोर्स होना भी जरूरी है। मतलब ऑर्डरलीनेस होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू फ्यूल पीपल एंड मटीरियल्स मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम्स फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। किसी की भी एफिशिएंसी कम नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे सब कुछ रेडिली अवेलेबल मिलेगा, ह्यूमंस भी सामान भी, तो मैं ज्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगी। फ्यूल स्टेटेड दैट मटेरियल एंड सोशल ऑर्डर शुड बी फॉलो। मटेरियल ऑर्डर क्या होता है, राइट प्लेस और एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स राइट प्लेस। मतलब हर सामान के लिए उसकी एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए और उस पर्टिकुलर सामान को वहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। सोशल ऑर्डर मतलब कि हर जगह के लिए एक एम्प्लॉय होना चाहिए या एक पर्सन होना चाहिए और उस पर्सन के लिए हर एक जगह अवेलेबल होनी चाहिए। अगर मैंने किसी को अपॉइंट कर लिया बट उसके लिए मेरे स्पेस में ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ अपॉइंटिंग दैट ह्यूमन रिसोर्स। अंडरस्टूड। अब अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर होगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम कम होगा, क्योंकि मुझे ढूंढने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। मुझे पता होगा कि हाँ क्या सामान कहाँ रखा हुआ है, और एक स्मूथ और सिस्टमैटिक वर्किंग रहेगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। बट अगर ऑर्डर नहीं है, सोशल ऑर्डर नहीं है, मुझे नहीं पता कौन आदमी कहाँ पर है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी रहेगी, क्योंकि मैं उनको जा जाकर ढूंढूंगी, मुझे नहीं पता होगा कि वो कहाँ बैठे हैं। अंडरस्टूड। मटेरियल ऑर्डर मतलब मुझे नहीं पता होगा कि वो सामान मुझे ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ रखा हुआ मिलेगा, मैं जा जाकर उसको अलग अलग जगह पे ढूंढूंगी। I hope it is clear. Now moving on to the next one, that is equity. Equity मतलब आप अपने सारे एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, आप उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं ला रहे हो उनके जेंडर, कास्ट, रिलीजन वगैरह के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे यहाँ पे दो प्रोडक्शन मैनेजर है, अब एक मेल है और एक फीमेल है, मैं मेल वाले प्रोडक्शन मैनेजर को तो 80,000 दे रही हूँ, पर फीमेल वाले प्रोडक्शन मैनेजर को मैं 65,000 दे रही हूँ। तो क्या मैं फेयर हूं? नहीं। इक्विटी मतलब मुझे दोनों लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो। लोगों के मन में अभी भी यही है कि ठीक है लड़की है तो वो कम भी कमा रही है तो चलेगा, बट लड़का है तो उसे हमें एक फेयर रेम्यूनरेशन देना जरूरी है, क्योंकि ही इज द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। This is not how it should work. It should work on the qualifications, on the knowledge the person have. मतलब दोनों एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट करो, ये नहीं कि एक लड़का है और एक लड़की है इसलिए आप उनको डिफरेंट ट्रीट कर रहे हो। We all stated that employees should be treated equally and there should be no discrimination against anyone on the basis of gender, religion, language, caste and nationality. This principle emphasizes kindliness and justice in the behavior of managers towards workers. हर मैनेजर अपने आप को सुपीरियर ना समझे, उसे वर्कर्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देना जरूरी है। ये नहीं कि वो अपने आप को इतना सुपीरियर दिखा रहे हैं, हाँ मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ, और वो वर्कर्स कुछ समझ ही नहीं रहा है। अगर वर्कर के लिए उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो सबको इक्वली ट्रीट करे, ये नहीं उसके 2-3 स्पेशल वर्कर्स हो गए क्योंकि वो उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर चुका है ऑन द बेसिस ऑफ दे बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, मे बी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, तो इसलिए उनके साथ वो अच्छे से बिहेव कर रहा है, बाकियों के साथ ही इज बिहेविंग वेरी ब्ला, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। उसको मैनेजर को हर किसी के साथ काइंडलीनेस और जस्टिस से बिहेव करना चाहिए। अब इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स होते हैं, दिस विल इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ एम्प्लॉयज। अगर जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में एक फेयरली ट्रीट की जा रही हूँ तो मैं उसमें लॉयल्टी दूंगी ऑर्गेनाइजेशन में और अपना डिवोशन भी दूंगी। लो रेट मतलब लोग एब्सेंट कम होंगे और हमारे लोग
छोड़ छोड़ कर भी कम जाएंगे। बट अगर ये नहीं हुआ तो एम्प्लॉयज हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, लोग एब्सेंट ज्यादा होंगे और हमारे लोग भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा ये लगेगा कि हमें इक्वली ट्रीट यहाँ पर नहीं की जा रहा, मेरी ही साथ वाले सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉय को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है। अंडरस्टूड? तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। मतलब बेसिकली हमारे पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज, हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उन्हें हमें स्टेबिलिटी देना नेसेसरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपको जब तक आप अपॉइंट कर रहे हो किसी भी एम्प्लॉय को, तब तक आप अपना पूरा टाइम ले सकते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पर जब आपने अपॉइंट कर लिया है ना, तो आपको एक उसको फिक्स्ड टाइम के लिए रखना नेसेसरी होना चाहिए। व्हाई पीपल स्टिल प्रेफर गवर्नमेंट जॉब ओवर प्राइवेट जॉब? बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में एक स्टेबिलिटी है, लोगों को पता है कि हम निकाले नहीं जाएंगे, वेयर एज इन प्राइवेट जॉब आपको नहीं पता आपके पास कब तक जॉब सिक्योरिटी है, आपको वो कभी भी निकाल सकते हैं। उनको लग रहा है कि आपसे बेटर उनको ह्यूमन रिसोर्स मिल रहा है कम कॉस्ट पे, आप जितनी कॉस्ट पे, तो दे विल स्विच यू, राइट? तो स्टेबिलिटी देना पर्सनल को बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड बी सेलेक्टेड केयरफुली, आप आराम से सेलेक्ट करो, एंड शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट फॉर अ मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। आप उसको एक फिक्स्ड पीरियड के लिए रखो, ये नहीं कि आप उसको अभी ले आए और अब आप उसको रख ही नहीं रहे हो, आपने 2 महीने बाद आपका काम हुआ और आपने उसको निकाल दिया। नो, दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स। आपने उनको ये नहीं बोल सकते कि हमने आपको दिया और हमें तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आपका तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट ही नहीं दिख रहा है। नहीं, आप उनको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम दो, ठीक है हम आपको 4 मंथ्स दे रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स में कुछ ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, आप उसको टाइम तो दो। जब आप उसको टाइम ही नहीं दोगे अपने आप को प्रूफ करने का, तो वो एम्प्लॉय अपने आप को कैसे प्रूफ करेगा, राइट? स्टेबिलिटी देना पर्सनल को बहुत नेसेसरी होता है। अगर आप देते हो उनको तो जॉब सिक्योरिटी मिलती है उनसे, और फिर वो सेटिस्फाइड फील करते हैं, हमारे एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर कम जाते हैं। अब एडहॉकिज्म विल क्रिएट इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज लीडिंग टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज। मतलब आप एक सिर्फ पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय लाए हो और जैसे ही आपका वो काम हो गया आपने उस एम्प्लॉय को भी निकाल दिया। नहीं, ऐसे तो एम्प्लॉय को पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं बस उसी काम के लिए आया और फिर मैं निकाल दिया जाऊंगा। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, उसको आप स्टेबिलिटी दो। अगर आप उसके साथ ऐसा करोगे तो वो हमेशा डिससैटिस्फाइड ही फील करेगा और वो हमेशा इनसिक्योर रहेगा कि मेरी जॉब चली जाएगी, ये काम होते ही मुझे निकाल देंगे। नो, और एम्प्लॉय हमारे छोड़ छोड़कर चले जाएंगे अगर हम उन्हें स्टेबिलिटी नहीं देंगे। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय जब इनिशिएटिव लेता है कि या आई हैव एन आइडिया, तो वो पिच करता है वो आइडिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे बोलते हैं इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव लेने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प मिलती है? जब कोई भी इंसान इनिशिएटिव लेता है ना, उसके इनिशिएटिव को सुना जाता है, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करता है और उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि हाँ यार मेरी भी कोई वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं बोल सकता हूँ, मेरी भी बातें सुनी जाएंगी। बट जो एम्प्लॉय जो ले रहा है, जो प्लान क्रिएट कर रखा है, जो इनिशिएटिव ले रहा है, किस लिए ले रहा है? ताकि कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए, ताकि किसी टाइम जो लग रहा है प्रोडक्शन में वो कम किया जा सके। अगर वो ये लोग ले रहा है तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट मिल रहा है। बट ऐसे भी ना ले लें कि डिफरेंट होने के चक्कर में वो ऐसे ले ले जो हमारे करंट रूल्स और पॉलिसीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी को ही वो अफेक्ट करे। नो, वो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड उसकी जो अथॉरिटी है उसी में ही वो ले, और जब वो ले तो उसको ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड भी करे, राइट? अब इसमें हमें दे रखा है इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। सब लोग खड़े रहते हैं एक ही जगह पे, बट कोई एक या दो ही लोग होते हैं जो अपना इनिशिएटिव लेते हैं कि या वी कैन डू इट, राइट? तो इनिशिएटिव लेना कब पॉसिबल होता है? जब तुम्हारे अंदर इतनी मोटिवेशन होती है कि यस वी कैन डू इट, वी विल डू इट, right? It is thinking out and executing the plan within the prescribed limits of the authority. मतलब आपने एक प्लान सोचा और आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, बट इट शुड बी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ द अथॉरिटी। अंडरस्टूड? A good company should have an employee suggestion system. मतलब हर जो कंपनी अच्छी कंपनी हो उसे अपने में एक सजेशन सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें एम्प्लॉयज सब आकर अपने सजेशन दे। जब वो अपने सारे सजेशन दे दे, फिर देखे कंपनी की किसने सबसे अच्छा सजेशन दिया है। जिसने सबसे अच्छा सजेशन दिया होगा उसे आप एक रिवॉर्ड दे दो। यहाँ पे अब यही लिखा हुआ है, अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन टीम वेयर बाय इनिशिएटिव विच रिजल्ट्स इन सब्सटैंशियल कॉस्ट। जिसके
इनिशिएटिव से सबसे ज्यादा कॉस्ट और टाइम रिड्यूस होता है उसे आप रिवॉर्ड करो। इनिशिएटिव शुड बी एनकरेज। हमारी कंपनी को जो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो लोग और बेटर तरीके से काम कर पाए, ठीक है। बट इट डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस चल रही है कंपनी की उसके अगेंस्ट वो ना जाए जस्ट बिकॉज उनको डिफरेंट होना। गॉट इट। अब अगर मेरी कंपनी में इनिशिएटिव फॉलो हो रहा है दैट मीन्स एम्प्लॉयज में हमेशा फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस रहेगी, एम्प्लॉय अपने टारगेट अचीव कर पाएंगे टाइम पर। बट अगर इनिशिएटिव नहीं प्रमोट करा जा रहा तो एम्प्लॉयज अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी पे वर्क नहीं कर पाएंगे। सपोज इसका एग्जाम्पल, मैं एक दिन में 10 किलोमीटर रन कर सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल, बट मुझे मेरा मैनेजर आके बोल रहा है कि आप 7 किलोमीटर ही रन करो। अब जो मेरी कैपेबिलिटी थी या मेरी एबिलिटी थी कि मैं 10 किलोमीटर रन कर सकती हूँ, क्या मैं अपने फुल एबिलिटी पे वर्क कर पा रही हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे को उससे कम का टारगेट दिया है। अब मैं वही करके दे दूंगी उनको। तो अगर इनिशिएटिव तुम प्रमोट नहीं करते तो एम्प्लॉयज अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी पे वर्क नहीं कर पाते, जिससे एम्प्लॉयज हमेशा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। अंडरस्टूड। नाउ एस्पिरेट डी कॉप्स। एस्पिरेट डी कॉप्स मतलब टीम स्पिरिट रखना, मतलब लोगों को एक टीम में काम करवाना। ऐसे नहीं कि हर कोई अपने 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 हिसाब से काम कर रहा है, नहीं, आपको उनको हमेशा ऐसे फील करवाना है कि हम एक टीम है, हम इकट्ठा काम करेंगे तो ही हम एक डायरेक्शन तक पहुंच पाएंगे। एक मैनेजर को हमेशा ऐसे फील करवाना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को जैसे उनके एम्प्लॉयज मैनेजर के इक्वल ही है, ताकि उन्हें रिस्पेक्ट दो, तुम उन्हें आप हार्मनी लाओगे फिर लोगों के बीच में, और वो सब इंस्टेड ऑफ कॉम्पीटिंग विद ईच अदर दे विल कॉम्पीट टुगेदर। करेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर दिस प्रिंसिपल मैनेजर शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर सब में यूनिटी ऑफ हार्मनी रहेगी तो ही हम सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अब जो मैनेजर होता है ना, वो हमेशा ऐसे ना बात करे मैंने करा है मैंने करा है, नहीं, उसको हमेशा बात करना चाहिए हम सब ने मिलके ये चीज करी है। सपोज मैं मैनेजर हूं और मेरे नीचे 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, टीम मेंबर्स। अब मैं अपने ऊपर डायरेक्टर के पास जाती हूँ और मैं उसको एक चीज जो मेरी टीम और मैंने मिलके काम करा है वो मैं उसको जाके प्रेजेंट करती हूँ, बट मैं अपने आप को ज्यादा दिखाने के लिए मैं उसको बोलती हूँ कि मैंने ही करा है, नहीं, तो इससे मेरी जो टीम है वो बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड फील करेगी, फिर वो बोलेगी मेरा साथ करने का भी कोई फायदा नहीं है, इससे बेटर तो मैं अपने लिए ही काम करूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट मैं वहां जाके बोलूं आई हैव डन इट, आई शुड से वी एज अ टीम हैव डन दिस। Understood. So a manager should replace I with we and all his conversations with workers to foster team spirit. अब अगर मेरी कंपनी में एस्पिरेट डी कॉप्स होगा तो डेवलप होगी टीम स्पिरिट, अचीवमेंट हो पाएंगे ग्रुप गोल्स के। बट अगर टीम स्पिरिट नहीं रहेगी तो टर्म गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, स्पिरिट नहीं रहेगी और लोग अपने ऊपर ज्यादा फोकस करने लग जाएंगे एज कंपेयर टू पूरे एज अ टीम। अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं 14 principles that sure us cozy. डिविजन ऑफ वर्क मतलब काम को डिवाइड करना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पावर और रिस्पॉन्सिबल हमेशा इक्वली बैलेंस्ड होने चाहिए। डिसिप्लिन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए ताकि लोग हमेशा डिसिप्लिन में रहे ऑर्गेनाइजेशन में और कोई भी जो ऑलरेडी रूल्स और पॉलिसीज है उसको ब्रेक ना करे। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मतलब लोगों को अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़कर जो ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट है उसके लिए वर्क करना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब हर सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही बॉस से उसको ऑर्डर मिलने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि उसके पास मल्टीपल बॉसेस हो टू गिव हिम और हर ऑर्डर्स। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब हर एम्प्लॉय को एक फेयर, जस्ट, इक्विटेबल रेम्यूनरेशन देना नेसेसरी है ताकि वो अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए और कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। इक्विटी मतलब हर एम्प्लॉय इक्वली ट्रीट करना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, लैंग्वेज, एनीथिंग। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब वन हेड, वन प्लान अंडर वन डिपार्टमेंट। स्केलर चेन मतलब एक फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी से भी कम्युनिकेट करना है तो ये हमारी लाइन या ये हमारा पाथ है कि हम ऐसे कम्युनिकेट करेंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर टू टेक डिसीजन अगर एक ही के पास है तो इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब मैंने पावर टू टेक डिसीजंस
उनके रोल्स के हिसाब से उन्हीं को ही बांट दिया है। ऑर्डर मतलब हर समान और हर लोग अपनी ही जगह पर मिलने चाहिए और हर समान और हर लोगों के लिए एक जगह होनी भी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब हर एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी देना चाहिए, आप उनको एक फिक्स्ड टर्म पीरियड के लिए रखो, दैट इज नेसेसरी। इनिशिएटिव मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज को प्रमोट करना चाहिए ताकि वो और इनिशिएटिव ले, ताकि उनमें अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहे। एस्पिरेट दी कॉप्स मतलब कि टीम स्पिरिट रहना चाहिए लोगों के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर, कि हाँ हम एज अ टीम मिलके काम करेंगे, हम सब अकेले अकेले काम नहीं करेंगे। मैनेजर सिर्फ अपना ही फायदा ना सोचे, वो पूरी एज अ टीम को लेकर साथ में चलना चाहिए। Understood. And that brings us to the end of all 14 principles of general management by Henry Fayol. I hope आपको ये concepts clearly समझ आए हो और you are now confident enough to tackle any question from this topic. If you find this video helpful, please like, share, and don't forget to subscribe to my channel, that is Academy of Commerce, for more such easy and exam focused content for class 12. Also comment down below and let me know कौन सा principle आपको सबसे interesting लगा. I will be replying to your comments. See you in the next video. Till then, keep learning and keep growing with Academy of Commerce.